हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कच ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग जो है ह्यूमैनिटीज के अंदर जो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है उसके जो भी एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे थोड़े से चैप्टर जो है बेसिकली इकोनॉमिक्स के रह गए हैं और हम इंग्लिश और ज्योग्राफी जो बहुत जल्दी फास्टली, मैंने कहा था कि 1 वीक के अंदर हम लोग का टारगेट है फटाफट इनको कवर करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं आप लोग को ज्योग्राफी का भी जितने भी वीडियोज है वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे और उसके बाद जैसे हम लोग का एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोग फटाफट फिर टेस्ट सीरीज पे आएंगे, क्योंकि रिवीजन तो हम लोग कर ही रहे, साथ साथ टेस्ट सीरीज पे आएंगे। फिर हम लोग क्विज़ेस लॉन्च करेंगे। तो सभी के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए पहले जरूरी है कि आपके जो सारे चैप्टर्स है वो अच्छे से क्लियरली आप लोग समझ ले, रीड कर ले। जिन बच्चों ने अभी अगर चैप्टर्स नहीं प्रिपेयर किया तो आप लोग प्लीज वीडियो को देखिए, चैप्टर्स को 3 से 4 बार रीड किए, तो ही आप लोग सभी आंसर्स को अच्छे से दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम ही है द लास्ट लेसन। हालांकि फर्स्ट लेसन है फर्स्ट बुक का, लेकिन इसका जो फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है द लास्ट लेसन। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी कि एक टीचर होता है जो फ्रेंच का टीचर होता है। अब जो फ्रेंच है वहां पे बैन कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, जो जर्मन है वो पढ़ाया जाएगा, जिसके वजह से वहां पे जो पूरा माहौल है बहुत बदल जाता है। वहां पे एक स्टूडेंट होता है जो फ्रांज नाम का स्टूडेंट होता है, वो कभी भी फ्रेंच को सीख नहीं पाता, लेकिन जब से पता चलता है कि ये लास्ट लेसन है, इसके बाद जो फ्रेंच है वहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, तो सडनली फ्रेंच के लिए उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशन, प्यार उभर आता है और उसे बड़ा रिग्रेट होता है कि आखिर मैंने क्यों नहीं सीखा। तो ये बेसिकली बताया गया है कि एक मोरल भी दी गई है कि हम स्टूडेंट्स की, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या और नॉर्मली हम लोगों की भी बहुत गंदी नेचर होता है कि ठीक है टालने की, कल कर लेंगे या आज नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। किसी को नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है, लाइफ में कभी भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी चीज को कल के लिए या फ्यूचर के लिए नहीं टालना चाहिए। जितना ज्यादा आप सीख सको, जितनी ज्यादा आप अच्छी चीजें कर सको, उसको इमिडिएट कर डालो। क्योंकि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता और हमने जो भी सोचा हुआ होता है अब वो जिंदगी में कभी पॉसिबल नहीं हो सकता और बाद में सिर्फ रिग्रेट के अलावा हमारे पास और भी कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे भी जो फ्रांच नाम का एक स्टूडेंट है, बच्चा है, उसके साथ भी होता है। सडनली जब उसे पता चलता है कि वो लास्ट फ्रेंच का लेसन अटेंड कर रहा है, इसके बाद जो फ्रेंच है वो बिल्कुल भी यहाँ पे पढ़ाई नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ स्टोरी में मॉडल भी दिए गए। तो पहला क्वेश्चन है कि जो फ्रांच है वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता। देखो बचपन में जब हम छोटे होते तो स्कूल के टीचर से बहुत डर लगता था, और स्पेशल कोई ना कोई ऐसा टीचर जरूर होता है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। यहाँ पे जो उसके जो फ्रेंच के टीचर थे काफी स्ट्रिक्ट थे, हमेशा उनके हाथ में आयरन का एक डंडा रहता था, तो जिसकी वजह से उससे बहुत डर लगता था। और आज उसने जो भी टीचर ने उसको होमवर्क दिया था वो उसने प्रिपेयर नहीं किया, तो उसको पता था कि आज उसको बहुत डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है। और जब ऐसी सिचुएशन आपको ऑलरेडी पता हो तो सीधी सी बात, ऐसे में कौन स्कूल जाना चाहेगा। तो वही है कि वाई वॉज फ्रांच रिक्लेम टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो पहला है कि वो क्या, जो बहुत अच्छी मौसम थी उसको एंजॉय करना चाहता था, वांटेड टू सोल्जर्स ड्रिल, या बाहर के जो आउटडोर को मजे करना चाहता था, बंक मार के जाना चाहता था, या उसने जो टीचर का जो पार्टिसिपेंट्स था उसको प्रिपेयर नहीं किया था इसीलिए जाना नहीं चाहता था। तो इसका आंसर है कि लास्ट लेसन ऑन पार्टिसिपेंट वाज नॉट प्रिपेयर। नेक्स्ट है कि व्हाट डिड फ्रांच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल में क्या अनयूजुअल चीजें देखी। पहला कि स्ट्रेंज क्वाइटनेस। देखिए जब वो अपने स्टोरी में पढ़ा होगा, जब वो स्कूल पहुंचा तो उस दिन का जो माहौल था बहुत ही शांत था। वैसे जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत शोर शराबा होता है, डेस्क इधर उधर करते हैं, बच्चे तेज तेज लेसन रीड कर रहे होते हैं, काफी मतलब एक शोर शराबा का माहौल होता है। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचा तो आज जो क्वाइटनेस थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो गलती से संडे को स्कूल आ गया। इतना शांत स्कूल का पूरा माहौल था जो कि नॉर्मली कभी भी नहीं होता है। दूसरा उसने क्या देखा कि जैसे वो क्लास के अंदर एड किया तो पीछे जो बैक बेंचेस पे उस दिन कौन बैठे हुए थे, जो विलेजर्स थे गांव के, वो वहां पे बैठे हुए थे। वो भी उसके लिए अनयूजुअल था क्योंकि आज से पहले कभी भी क्लास के अंदर जो ओल्ड विलेजर्स थे वो यहाँ पर कभी भी नहीं बैठे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या है। तीसरा जब वो गया इस क्लास के अंदर तो टीचर ने उसको बिल्कुल भी डांटा, हालांकि वो बहुत लेट हो चुका था क्लास के लिए। अगर दूसरे दिन होते तो टीचर उसको बहुत डांटता, लेकिन आज कुछ भी नहीं डांटा। उसका पोलाइट और ये जो काइंड बिहेवियर था ये सब उसके लिए अनयूजुअल था, जो कि पहले कभी भी उसने स्कूल में ऐसा नहीं देखा था। तो क्या उसने स्कूल जाकर क्या चीज देखी, ये सारे ही चीजें उसने देखा कि क्वाइटनेस, विलेजर्स बैठे हुए थे, जो टीचर थे फ्रेंच का उसके जो एटीट्यूड था काइंड और सॉफ्ट, तो सारी उसके लिए क्या थी, बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल थी, जो पहले कभी उसने देखे नहीं था। कह रहा हु ऑक्यूपाइड द बैक बैक बेंचेस इन द क्लास। क्लास के जो बैक बेंचेस है उस पर कौन लोग बैठे हुए थे। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आएगा कि बैक बेंचेस पे वीक स्टूडेंट बैठते हैं, जिनको पढ़ाई करने का मन नहीं होता या पढ़ाई समझ में नहीं आती। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि कमजोर स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स बैठे हुए थे, मॉनिटर क्लास का बैठा हुआ था, या विलेज एंटर करते थे। जिसने चैप्टर पढ़ा होगा उसको पता होगा, और जिसने चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा वो तुक्का लगाएगा तो होगा जो कमजोर स्टूडेंट्स है बेसिकली वही बैठते हैं।
इसका आंसर क्या है, विलेज एल्डर्स, गांव के जो बूढ़े लोग थे वो लोग पीछे बैठे हुए थे। कह रहा है कि वाई वॉज फ्रांच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड, आज जो था, जो फ्रांच था, काफी ज्यादा रिग्रेट मतलब पछतावा था, बहुत दुख था। तो आखिर क्यों दुख था उसे, क्यों, क्या पछतावा हो रहा था उसको? फॉर रीचिंग लेट, क्या वो बहुत लेट स्कूल आया, क्या इस चीज का उसे दुख था? फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल, की पार्टिसिपल को नहीं सीख पाए इसलिए दुख था? फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बदल गई थी इसका दुख था? फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, कि अपनी जो मातृभाषा थी वो नहीं सीख पाया और आगे सीख भी नहीं पाएगा, इस चीज का जो सबसे ये चीज सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, पछतावा हुआ, और उसे लगा कि मैंने बहुत गलत काम किया कि मैं अपनी लैंग्वेज को नहीं सीख पाया और आगे मैं हमेशा टालता रहा कि मेरे पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, भविष्य में सीख लूंगा, लेकिन आज ये वक्त आ गया जब मैं कभी भी अपनी जो मदर टंग है उसको नहीं सीख पाऊंगा। कह रहा है whom did M. Hamill blame for not sending student to school, जो टीचर है उसने किसको ब्लेम किया कि बच्चों को वो स्कूल नहीं भेजती? क्या उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया, क्या फ्रेंड्स को ब्लेम किया, क्या टीचर्स को ब्लेम किया, या वॉचमैन? उनके पेरेंट्स, आपने देखा है स्टोरी में बता रखा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो पुअर पेरेंट्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय वो फैक्ट्रीज में जगह पे काम करने के, जहाँ पे थोड़ा बहुत वो कमा सके, इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं। तो वही है कि टीचर ने उनको ब्लेम किया कि बहुत सारे जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और स्कूल ना भेजकर वो बच्चों का जो भविष्य बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं। क्योंकि देखिए एजुकेशन एक ऐसी चीज है, अगर आज आप गरीब है इसकी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप एजुकेशन करके अच्छी पढ़ाई लेते, अच्छी डिग्री ले लेते, तो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, पूरी अपनी जिंदगी है, पूरा जो आपका स्टेटस है उसको आप चेंज कर सकते हैं। देखो हम गरीब पैदा हुए इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर जिंदगी भर हम गरीब रहती है इसमें हमारी हमारी फैमिली की गलती है कि उन्होंने हमको अच्छा एजुकेशन नहीं दिया या हमने अच्छी एजुकेशन नहीं ली। तो इसीलिए वो ब्लेम किसको करे, पेरेंट्स को, क्योंकि बचपन में जब बच्चा छोटा होता है उसको नहीं पता होता पढ़ाई की क्या वैल्यू है, क्या एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसे पता चलता है, लेकिन तब तक काफी वक्त निकल चुका होता है कि बचपन अगर स्कूल नहीं गया तो कहीं ना कहीं उसको वीकनेस वो रह जाती है। तो यहाँ पे जो एम हेमल है वो किसको ब्लेम करे, पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमल सर्व द स्कूल, ये भी लिखा हुआ है कि मिस्टर जो एम हेमल थे उन्होंने स्कूल में कितने साल पढ़ाया। क्योंकि देखिए दो चीजें यहाँ पे समझने की चीज है, जिस भी टीचर का जो सब्जेक्ट को पढ़ाता है वो उसका सबसे फेवरेट होता है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की कंपेरेटिवली। और दूसरा, एक ही स्कूल के अंदर वो पिछले इतने सालों से पढ़ा रहा और सडनली एक ऑर्डर आया कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अब यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे और आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। समझ में आए? तो जो हेमल थे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने साल इस स्कूल में एज अ टीचर उन्होंने काम किया। तो यहाँ पे पूछे कितने साल काम किया, क्या 20 ईयर्स काम किया है, 35 ईयर्स, 30 ईयर्स या 40 ईयर? सो करेक्ट आंसर है 40 ईयर्स। 40 साल उस स्कूल में उन्होंने अपनी सर्विस दी और इसी चीज के लिए उनको ग्रेटिट्यूड को सलाम करने के लिए, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए जो गांव के विलेजर्स थे, एल्डर्स थे, वो स्कूल में आए थे, बैक बेंचेस पे बैठे थे, क्योंकि आज वो अपना आखिरी लेसन दे रहे थे, इसके बाद जो है वो यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट है कि वेयर डिड पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स थे स्कूल नहीं भेजते थे, ये तो हमको समझ में आ गया, स्कूल ना भेजकर वो कहाँ भेजते थे? तो वही है कि क्या स्कूल भेजते थे, स्कूल तो नहीं भेजते थे, क्योंकि हमको समझ में आ गया है ना। वेयर डिड, कोचिंग क्लासेस के अंदर भेजते थे? बिल्कुल नहीं भेजते थे, पढ़ाई से उनका दूर दूर का नाता नहीं था। फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे या मूवी देखने के लिए? तो कहाँ भेजते थे? फार्म्स एंड मिल्स में, जहाँ पे उनके बच्चा थोड़ा बहुत पैसा कमाकर अपने घर की जरूरतें पूरे करते थे। कह रहा व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग द चिल्ड्रन टू द फार्म्स एंड मिल्स, क्यों भेजते थे? सीधी सी बात है, अगर वो काम करने के लिए भेज रहे हैं तो क्यों भेजेंगे? क्या उनको खेलने के लिए? मिल्स और फार्म में कोई खेलने के लिए नहीं जाता, फ्रेंड से मिलने के लिए, क्या रिलेटिव से मिलने के लिए, या अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने काम पर लगा दिया था। कह रहा व्हाई डिड विलेजर्स कम टू मीट एम हेमल इन द स्कूल, कि जो हेमल थे उनसे विलेजर्स क्यों मिलने आए थे? क्या वो अपने बच्चों को कंप्लेन करने आए थे, क्या वो बातचीत करने के लिए आए थे, क्या उन्हें गुड बाय करने के लिए आए थे, या ग्रेटिट्यूड देने, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे? तो इसका आंसर है डी, टू शो ग्रेटिट्यूड। मैंने बताया ना 40 ईयर से, पिछले 40 ईयर से उन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए, एक ही स्कूल के अंदर वो बच्चों को पढ़ा रहे, इतने कुछ उन्होंने बच्चों को सिखाया, तो उस चीज का रिस्पेक्ट देने के लिए वहां पर वो आए हुए थे। कह रहा है कि व्हाई डिड मिस्टर एम हेमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, उन्होंने ऐसा क्यों कहा जो फ्रेंच है दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है? क्योंकि वो सबसे क्लियरेस्ट और लॉजिकल था, क्योंकि वो नेटिव लैंग्वेज था, क्योंकि जो वहाँ के लोग फ्रांस के थे तो वो फ्रांस का ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज बोलना था, ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। तो इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि उनको लगता था कि जो फ्रेंच है वो सबसे ज्यादा क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, इसीलिए उन्होंने कहा फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि व्हाट मेड फ्रांच एंड पीपल रियलाइज अबाउट द प्रीशियसनेस ऑफ मदर टंग। यार व्हाट मेड फ्रांच, जो वहां पे फ्रांच बच्चा था और वहां पे जो लोग थे,
अचानक उसे जो अपनी मदर टंग इतनी ज्यादा प्राइस वो प्रीशियस क्यों लगी? इससे पहले कभी भी उनको एहसास नहीं हुआ कि हमारी मदर टंग जो है इतनी प्रीशियस है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी वैल्यूएबल है। बट सडनली जो फ्रेंच बच्चा होता है जो कभी भी फ्रेंच को पसंद नहीं करता था, वहाँ के जो लोग होते हैं, विलेजर्स होते हैं, उनके दिमाग में एकदम से उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज के लिए और बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है। तो क्यों जो एम हैमल है वो जो एम हैमल है, एम हैमल ने जो बात कही थी क्या उसके कारण होता है, या स्कूल में ऑर्डर आया इसीलिए उनको लगा, क्या सडन जो बर्लिन से ऑर्डर आया क्या इसीलिए उनके दिल में फ्रेंच के प्रति इतना ज्यादा प्यार आ गया है, या स्कूल प्रिंसिपल ने कुछ ऐसा कहा कि सडनली बच्चे और जो विलेजर्स थे उनके दिल में फ्रेंच लैंग्वेज के लिए इतना ज्यादा रिस्पेक्ट और इतना प्यार आ गया है? तो इसका आंसर है सडन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन। देखो जो चीज अब आपको मिलती रहती है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन जो चीज हमेशा के लिए वो छिन जाती है तब उस चीज की हमें बहुत जल्दी सडनली बहुत कदर हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रीशियस हो जाती है, बहुत मूल्यवान हो जाता है। तो यहाँ पे जब बच्चों को फ्रेंच पढ़ाया जाता था तो बच्चे उसकी कदर नहीं करते थे, वहां के लोगों को उसकी कदर नहीं थी। लेकिन सडनली जब बर्लिन से ऑर्डर आया कि भैया अब जो है फ्रेंच को खत्म कर दिया जाएगा, यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, कल से जो जर्मन है वो लैंग्वेज सिखाया जाएगा, तो सडनली उनके दिल में क्या होता है, अपनी लैंग्वेज के लिए बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा प्रीशियसनेस, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट सा उभर कर आता है। तो सडन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन जो है उनकी थॉट को बिल्कुल चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के बाहर उसने क्या देखा? बच्चे देखे, पुलिस देखे, हॉकर्स से क्राउड, उसने बहुत ज्यादा भीड़ देखी। और जब वो स्कूल जा रहा था तो बहुत भीड़ देखी, उसने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि पिछले कई सालों से जो बुलेटिन बोर्ड पे जो इतनी भी बुरी खबरें थी वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वहां पे उसने क्या देखा? भीड़ देखा। कह रहे डोंट गो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट टू योर स्कूल। कह रहे आपने देखा होगा कि जैसे वो बुलेटिन बोर्ड पे देखता है बहुत भीड़ होता है, तो काफी स्कूल के लिए जो फ्रांच होता है काफी लेट भी हो गया होता है, जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है। तो वहां पे एक पर्सन खड़ा होता है, कहते हैं कि डोंट गो फास्ट, कि जल्दी भागने की कोई जरूरत है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, यू विल गेट योर स्कूल। तो एक तरह से उसको लगता है उसका मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो क्यों ऐसे बोलता है? क्या वो बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत लेट हो गया था, बहुत जल्दी हो गया था? अर्ली एनफ, नन ऑफ दिस। इसका आंसर है अर्ली एनफ। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डज द लेसन सिंबलाइज। ये जो लेसन है लास्ट लेसन क्या सिंबलाइज करता है? लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, लॉस ऑफ मनी एंड पावर, लॉस ऑफ राइट, ये नन ऑफ दिस। तो लॉस ऑफ लैंग्वेज और फ्रीडम ये चीज आपने देखा, अभी आपने लैंग्वेज को पढ़ा क्योंकि जो फ्रेंच वहां का मेन मदर टंग था उसको खत्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और दूसरा आजादी। देखिए ये जो पूरा लेसन है एक तरह जब हम अपनी भाषा बोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि हम इंडिपेंडेंट, हम आजाद है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपनी भाषा बोलते हैं, कोई दूसरा हम पे जबरदस्त, हम इंग्लिश बोलते हैं अपनी मर्जी से बोलते हैं, कोई हमें ब्रिटेन वालों ने फोर्स नहीं कर रखा कि हमको इंग्लिश ही बोलना है, आपको हिंदी नहीं बोलना है। हिंदी हमारी मदर टंग है, हम सब बोलते हैं। तो ये जो हिंदी है एक, ये क्या करता है, हमको आपस में कनेक्ट करता है, हमारी मातृभाषा जो है। तो वही बता रहा है यहाँ पे कि जब ये जो लास्ट लेसन है क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हम जो है यहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज को, अपनी आजादी को खो रहे हैं। क्योंकि अगर मदर टंग किसी से छीन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी आजादी को भी छीना जा रहा है, ये इसको इंडिकेट किया जा रहा है। कह रहा है कंक्लूडिंग हिज लास्ट लेसन बाय राइटिंग, उन्होंने सबसे आखिरी में जो एम हैमल होते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनका जो गला होता है चॉक्ड हो जाता है, वो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं पाते, लेकिन वो बोर्ड पे एक लाइन लिखते हैं कि लिव लॉन्ग फ्रेंच, कि फ्रेंच अमर रहे। ये जो है वो क्या दिखाता है एम हैमल का? ही वॉज ओवरवेलमिंग विद इमोशन, वो इमोशन से बहुत ज्यादा भर गए थे। wanted to distract all attending class, that वो distract करना चाहते थे। कि not leaving the country, वो देश को नहीं छोड़ना चाहते थे। wanted to teach French participle through it, और इस चीज के थ्रू वो फ्रेंच पार्टिसिपल बच्चों को सिखाना चाहते थे। तो वो ओवरवेलमिंग विद द इमोशन, वो इमोशन से इतने ज्यादा भर गए थे, कई बार होता है ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं और हम अपनी जो भावना होती है अपनी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो फिर इसलिए उन्होंने चौक से लिख के वो चीज को अपना उन्होंने प्रेजेंट किया। तो ये क्या कि ओवरवेलमिंग विद इमोशन, इमोशन से बहुत ज्यादा वो भर गए थे। कह रहा व्हाट डिड जो मिस्टर हैमल है ब्रिंग टू हिज क्लास इन द लास्ट डे इन द स्कूल। वो लास्ट लेसन जब था तो मिस्टर जो हैमल है वो क्लास में क्या लेकर आए थे? न्यू पेन लेकर आए थे, नोटबुक लेकर आए थे, स्वीट से स्टोरी बुक। तो वो न्यू नोटबुक लेकर आए थे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी जो पोएम और जो का पोएट नाम होना चाहिए, जो स्टोरी है तो उसका ऑथर पता होना चाहिए। ये सब चीजें बच्चे मिस कर देते हैं, तो आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। जितने भी आपके चैप्टर्स है, केवल यही चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर्स है पोएम के पोएट याद करना, जितने भी स्टोरी है उनके ऑथर पता होनी चाहिए, और ऑथर्स की थोड़ी बैकग्राउंड की किस कंट्री से बिलोंग करते थे, ये जो भी इवेंट्स है वो किस टाइम की है,
ये बैकग्राउंड पढ़ने से क्या होता है कि आपको जो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाती है। और आजकल आपने देखा होगा सीबीएसई वालों ने जो पेपर लॉन्च किया, आपने देखा होगा इंग्लिश को थोड़ा टफ लॉन्च किया, अगर आपने देखा होगा तो, क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड की चीजें वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो बुक में कहीं पे मेंशन भी नहीं है, बट अगर आपने डिटेल में चैप्टर को रीड किया होगा तो आपको उसका बैकग्राउंड भी समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहते हैं, समझ में। इसीलिए चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छे से रीड करना है। और ऊपर जिसमें कि पोएट की इन्फॉर्मेशन होती है या भी ऑथर की इन्फॉर्मेशन होती है, या ये जो स्टोरी है वो किस रिगार्डिंग है, किस टाइम पीरियड के, उन सबको अच्छे से पढ़ना है कि उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑथर कौन है इसका आंसर है एल्फोस डॉन्ट, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि जो एल्फोस डॉटेट था वाज अ फ्रॉम विच कंट्री, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। क्या वो इंडिया के थे? बिल्कुल भी इंडिया की कोई स्टोरी ही नहीं है। क्या वो फ्रांस के थे, इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे? तो पूरी स्टोरी जो है आपने देखा कि जो फ्रांस के बारे में पढ़ा, फ्रांस मदर टंग जो है फ्रेंच था। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो किसके बारे में है? मिस्टर हेमल के। और हेमल जो है वो किस देश से बिलोंग करते थे? फ्रांस से बिलोंग करते थे। कह रहे थे स्टोरी लास्ट लेसन हाईलाइट द विच ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान की टेंडेंसी को, कौन सी टेंडेंसी को वो हाईलाइट कर रहा है? मैंने अभी बताया जो प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, यानी कि टालने की जो हमारी एक आदत होती है, ये सभी लोगों में होती है, बच्चों में खास तौर से होती है कि कोई बात नहीं, अभी एग्जाम तो दिसंबर में है, ये नवंबर एंड में, हमारे पास बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, और ऐसे करते करते उनका एग्जाम आ जाता है। इसी तरह से बड़े लोगों में भी होता है कि बहुत कुछ हम करना चाहते हैं लेकिन हम टालते रहते, लेकिन किसी को नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा। आप लोगों ने अभी फिलहाल 1.5 साल से देखा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरे जितने भी इंडिया के स्कूल कॉलेजेस सडनली बंद हो जाएंगे, हम सब घर पे बैठ जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए क्या करना है, जो भी अच्छी चीजें आपके वश में है, जो आप कर सकते हो, उसको इमिडिएट कर डालो, भविष्य के लिए मत टालो। भविष्य किसी ने नहीं देखा, कल को क्या हो जाए। तो ये जो टालने की आदत है, उन सबको हमको क्या करना है, खत्म करना है। ये एक अच्छा मोरल स्टोरी आप लोगों को दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एम हेमल इंट्रोड्यूस एज ए रूरल बिल्डिंग टीचर, ये जो उनको एक रिप्रेजेंट किया गया है, वो क्या दिखाता है? क्या वो कंसर्न थे बच्चों के टूवर्ड्स? क्या वो अनफीलिंगली, मतलब उनमें कोई इमोशन नहीं था? क्या वो हार्ड टास्क? तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, वो इनको दिखाने की कोशिश किया है। और कई बार आपको पता है टीचर की स्ट्रिक्टनेस भी होती है जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं, उनको पता होता है कि पढ़ाई हम अपने लिए करें, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट हमको करना है। कुछ बच्चे टीचर के डर के कारण पढ़ते हैं, तो डर होना भी एक बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, तो थोड़े से स्ट्रिक्टनेस टीचर को होना ही पड़ता है बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर के लिए। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज एम हेमल गोइंग टू क्वेश्चन फ्रेंच अबाउट, जो फ्रांच है, बच्चों से टीचर जो है किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले। चैप्टर आपका देखा स्टार्टिंग वहीं से होता है कि बच्चा जो है उसने टीचर का होमवर्क नहीं किया था, क्या काम करना था, और जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, तो कौन सा टॉपिक दिया था वो वहां पे स्टार्टिंग में बता रखा है। क्या पार्टिसिपल था, एडजेक्टिव था, ओल्ड प्राइमर या नन? इसका आंसर है पार्टिसिपल। नेक्स्ट है कि फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम, जितनी भी बुरी खबरें थी वो कहाँ पे आ रही थी? बुलेटिन बोर्ड पे, टाउन हॉल पे, स्कूल में, या एम हेमल के हाउस में? तो बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वहीं पे रिफ्लेक्ट हो रही थी। वट वॉज अनयूजुअल अबाउट द एम हेमल्स ड्रेस, जब बच्चा इस दिन स्कूल पहुंचा तो जो वो टीचर जो थे हेमल, उनके ड्रेस जो थे बिल्कुल अनयूजुअल, बिल्कुल अलग थे। तो क्या अलग था उस ड्रेस में? क्या उन्होंने बहुत साफ सुथरे कपड़े पहने थे? क्या उन्होंने ब्रांडेड न्यू कपड़े पहने थे? क्या उन्होंने वो कपड़े पहने थे जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले डे दिन पहनते हैं, या उन्होंने ट्रेडिशनल फ्रेंच आउटफिट पहना था? तो उस दिन उन्होंने वो कपड़े पहने थे जो बेसिकली क्या होता है, हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन डे वाले दिन या कोई फंक्शन होते हैं स्कूल में उस दिन जो पहनते हैं, आज उन्होंने वो ड्रेस पहने हुए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम द बर्लिन, बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था कि अब स्कूल को बंद कर देना है? टी जर्मन इन स्कूल अलास्का ऑफ लॉरेन, ओपन अ न्यू स्कूल अलास्का एंड लॉरेन। द हेमल वुड हैव टू बिलीव कि हेमल को छोड़ना पड़ेगा, न्यू स्कूल अलास्का लॉरेन में खुलेंगे, या अब जो अलास्का लॉरेन के जितने भी स्कूल है वहां पे क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा। तो यही बर्लिन से ऑर्डर आया था, फ्रेंच को खत्म करके वो अपनी लैंग्वेज को वहां पर थोपना चाहते थे। कह रहा है कि वाई डिड जो हेमल है ब्लेम हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। आपने ऊपर देखा तो उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया। क्यों ब्लेम किया? कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की पढ़ाई को नहीं समझते, उनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, उनको स्कूल ना भेजकर फार्म्स और मिल से भेजते जहां पर वो कुछ पैसे कमा सके। प्रेजेंटली तो थोड़ा बहुत कमा लेते, लेकिन इससे उनका भविष्य जो है वो बहुत खराब हो जाता है, अंधकार में हो जाता है। तो यहाँ पे वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं। आखिर वो खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? नॉट हैविंग टॉट द फ्रेंच एनफ, कि फ्रेंच जितना उनको सिखाना चाहिए था उतना वो नहीं सिखा पाए, इसीलिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं। वो ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बने, इसीलिए अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। कि उन्होंने इस टाइम पे बच्चों को छुट्टियां दी, इसीलिए ब्लेम कर रहे हैं। या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे, इसलिए ब्लेम कर रहे हैं।
तो उन्होंने जो मतलब कभी कभी मैंने बताया ना, उनको भी फिशिंग के लिए जाना होता था, बाहर किसी काम के लिए चले जाते तो बच्चों को छुट्टी कर देते थे। वो इसीलिए ब्लेम करे कि काश मैंने काम नहीं किया होता और ज्यादा बच्चों को पढ़ाया होता तो बच्चे और ज्यादा सीख सकते थे। तो गिविंग स्टूडेंट अ हॉलीडे एट टाइम्स, की कई बार उन बच्चों को जिन्होंने छुट्टियां दी वो उनको अब बड़ा पछतावा हो रहा है। कह रहे जो फ्रांच लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट, कि फ्रांच ने आपने बताया ना स्टार्टिंग में देखा था वो मन में सोच रहा था कि आप तो मैं स्कूल आज मिस कर देता हूँ, और स्कूल मिस करके वो क्या करने का सोच रहा था, मिल्स में जाने का सोच रहा था, फिशिंग के जाने के लिए सोच रहा था, प्लांट्स वाटर को प्लांट्स देने के लिए सोच रहा था, या बर्ड्स एग कलेक्ट करने की सोच रहा था। तो बर्ड्स एग कलेक्ट करने के पहले ही पेज पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी की बुक जैसे रीड करोगे। कह रहे व्हाट डज एम हेमल्स मोशनलेस पोस्चर रिफ्लेक्ट। आपने देखा कि एंड में बिल्कुल मोशनलेस होता है, मतलब कि कोई मतलब बॉडी की जो मोशन खत्म हो जाती है, बिल्कुल ज्यादा भर जाते हैं, तो क्या दिखता है कि स्कूल इज डिसमिस्ड, क्या स्कूल खत्म हो चुका है। सेंस ऑफ फाइनलिटी, अब बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, फाइनल हो चुका है। चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ, ऑर्डर ने उनके लाइफ को सारा चेंज कर दिया, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था। फीलिंग द नॉस्टैल्जिया, तो सबसे पहले कि सेंस ऑफ फाइनलिटी, यानी कि जब एंड में जो उनका मोशनलेस इमोशन है दिखाता है कि अब क्या है, सब कुछ खत्म हो चुका है, अब उनको यहाँ से क्या करना है, निकल जाना है। 40 साल उन्होंने स्कूल में पढ़ा है, लेकिन अब उन्हें अपनी जगह स्कूल सब कुछ छोड़कर यहाँ से निकलना है। तो सेंस ऑफ फाइनलिटी, सब कुछ अंत हो जाना, खत्म हो जाना, उनके लिए यही सब कुछ था, उनकी जिंदगी थी, लाइफ थे, लेकिन वही आज क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। सेंस ऑफ फाइनलिटी को दिखलाता है। कह रहा है जो एम हेमल एमर्ज एज व्हेन ही टीचेस लास्ट लेसन, कह रहा है जो वो जब अपना लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे तो उसको क्या उनको दिखाया गया है, क्या वो मीक पर्सन है, क्या वो ट्रू पेट्रियट है, या क्या वो रिपेटेंट मैन है, ये डिफीटेड द मैन है। तो ट्रू पेट्रियट यानी कि सच्चे देशभक्त को दिखाया गया है कि अब वे युद्ध तो हार चुके हैं, लेकिन फिर भी एक योद्धा की तरह अब एक देशभक्त की, नेशनलिज्म की उनमें भावना है कि वो आखिरी लेसन चाहते हैं कि जितना ज्यादा मैं फ्रेंच बच्चों को सिखा सकूं, दे सकूं, मैं सब कुछ आज उनको दे दूं ताकि जो बच्चे हैं इसको वो संभाल सके। और एंड में बोलते भी हैं जो लैंग्वेज है इसको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। तो ये जो है एक सच्चे देशभक्त की तरह उनको शो करते हैं। कह रहा हु आस्क्ड फ्रांच नॉट टू हरी टू स्कूल। आपने देखा कि जब वो बुलेटिन बोर्ड पे जाता है तो वहां पे उसने देखा कि बहुत लेट हो चुका है, वो जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, तो वहां पे एक बंदे बोलते हैं कि कोई जल्दीबाजी नहीं है भागने की, तो वो कौन होता है, ये भी सेकंड पेज पे दे रखा है इसका आंसर। क्या ओल्ड हाउसर होते हैं, फॉर्मर मेयर होता है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर होते हैं, ब्लैक स्मिथ वॉचर होते हैं। इसका आंसर है ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो वहां पे उस टाइम पे प्रेजेंट होता है और वही ये चीज को बोलता है कि नॉट टू हरी टू स्कूल, जल्दीबाजी स्कूल की नहीं है। कह रहे थे लास्ट स्टोरी वाज रिटन इन विच ईयर, ये जो स्टोरी है वो किस साल लिखी गई है। तो इसका आंसर है 70 से 71। आपकी बुक में सबसे ऊपर जहां से आपका स्टोरी स्टार्ट होता है उसके ऊपर ये दे रखा है, जिसके अंदर जो भी ऑथर है उनके बारे में दे रखा है कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कब उन्होंने स्टोरी लिखी थी। ठीक है, ये सब चीजें वहां पे आपको दे रखी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बहुत अच्छी स्टोरी थी, नेशनलिज्म की भावना थी, मदर टंग के ऊपर थी, एक ह्यूमन बिहेवियर था, उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश किया। हम सबको जो टालने की, प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत होती है, तो हमको एक अच्छा मैसेज दिया गया है कि हमें किसी चीज को टालना नहीं है। यहाँ पे जो फ्रेंच बच्चा होता है वो टालता रहा कि ठीक है फ्रेंच बाद में सीख लेगा, लेकिन सडनली उसे पता चलता है कि अभी उसने ठीक से सीखा भी नहीं और वो जो लैंग्वेज है बैन कर दिया गया है। तो एक अच्छे टीचर जो है, एक किस तरह देशभक्त है, नेशनलिज्म उनके दिल के अंदर है, ये सब चीजें दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो मैं उसके जो क्विज है उसमें और क्वेश्चंस को मैंने डाले हुए हैं। लेकिन आप लोग क्या करना है, कम से कम 2-3 बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और फिर से उस चैप्टर को एमसीक्यू सॉल्व करना है। बाकी जो ज्योग्राफी वाले बच्चे, बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपके लिए ऑलमोस्ट वीडियोस तैयार है, वो आपको बैक टू बैक बिल्कुल बहुत जल्दी मिल जाएंगे। थैंक यू।